हम उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। भाई लगता है, हम लोग हमेशा सोचते थे अपना भाई है, उसके बाद भी वो इतना खिलौना हरकत किया। कम से कम राखी का लाज ही रखना चाहिए। जिस भाई को वो खुद से ज्यादा मानती थी, रक्षाबंधन पे उसके कलाई पे राखी बांधती थी, उसी भाई ने अपने बहन के साथ वो किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन मक्के के खेत से बदबू आने लगा और जब उस खेत को खोद कर देखा गया तो वो सच सामने आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी ही उजाड़ दी। माँ के चीखों से पूरा गांव कांप उठा, बहन की आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहे थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है उस मासूम की जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद बिहार ही नहीं पूरे भारत को हिला डाला। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है गहरौल थाना क्षेत्र वैशाली बिहार से। वहीं पे एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में दो बेटी होती है और बड़ी बेटी का नाम संजना होता है। संजना 27 मई 2025 के दिन सुबह तैयार हो जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि मुझे कॉलेज जाना है फॉर्म भरने के लिए। संजना वैशाली में ही एलएन कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। संजना सुबह कॉलेज तो जाती है लेकिन जब शाम तक घर वापस नहीं लौटती है तो माँ को चिंता सताने लगती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ रुक गई, कहाँ रह गई। फिर उसके दोस्तों के पास फोन करती है, उसके नंबर पे पहले फोन करती है, नंबर स्विच ऑफ बताता है। फिर उसके दोस्तों के पास फोन करती है, उसके दोस्तों के पास से भी कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है। तो वो माँ काफी ज्यादा व्याकुल हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो माँ कॉलेज पहुंच जाती है और कॉलेज के अंदर जाती है। वहां पे जिससे भी होता है उससे पूछती है कि मेरी बेटी को आपने देखा है? जवाब मिलता है नहीं। फिर वो माँ गार्ड के पास जाती है और गार्ड से बोलती है कि मेरी बेटी संजना कॉलेज आई हुई थी। गार्ड बोलता है कि हाँ संजना कॉलेज आई हुई थी और कॉलेज से काम कराने के बाद फॉर्म भरने के बाद संजना कॉलेज से बाहर भी चली गई। उसके बाद संजना कहाँ गई मुझे भी पता नहीं है। माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, ढूंढते ढूंढते थक जाती है। फिर वो घर आ जाती है और रिश्तेदारों के पास भी फोन करती है कि संजना आपके घर तो नहीं गई है। कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है। फिर संजना की मां पहुंच जाती है 28 मई 2025 को भगवानपुर थाना में और भगवानपुर थाना में जाकर सारी बातें बताती है और बोलती है कि मेरी बेटी गुम हो गई है, आप लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन थाने से ऐसी आपत्तिजनक बात बताई जाती है, ये कहा जाता है संजना की मां को कि आपकी बेटी नाबालिग है या बालिग है। संजना की मां बोलती है कि मेरी बेटी बालिग है, वो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में पढ़ाई करती है और उसकी उम्र 19 से 20 साल है। वहां पे जो पुलिस वाले तैनात होते हैं वो संजना की मां को ये बताते हैं कि आपकी बेटी बालिग है, वो किसी के साथ भाग गई है और भागकर शादी कर ली है, वो कुछ दिनों के बाद घर आ जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो माँ रोने लगती है और रोते हुए उस पुलिस वाले से ये बोलती है कि मेरी बेटी वैसी नहीं है, वो कहीं नहीं गई है, वो गुम हो गई है, उसके साथ जो भी हुआ हो आप गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपका घर किस थाने क्षेत्र में पड़ता है? तो वो माँ बोलती है कि मेरा घर गहरौल थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि आप गहरौल थाना क्षेत्र जाइए और वहां पे रिपोर्ट लिखवाइए, यहाँ पे आपका रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। फिर वो माँ गहरौल थाना क्षेत्र चली जाती है। गहरौल थाने में जाकर वो सारी बातें बताने लगती है और बोलती है कि मेरी बेटी गुम हो गई है, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखिए, एफआईआर दर्ज कीजिए और मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। थाने वाले बोलते हैं कि बेटी गुम किस थाने क्षेत्र से हुई है? तो वो माँ बोलती है कि मेरी बेटी भगवानपुर थाने क्षेत्र में पढ़ने वाले कॉलेज से गुम हुई है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि फिर रिपोर्ट भगवानपुर थाने में दर्ज होगा। फिर वो माँ भगवानपुर थाने क्षेत्र में आ जाती है, यानी भगवानपुर
थाना में आ जाती है और भगवानपुर थाने वाले ये बोलते हैं कि आपका रिपोर्ट गहरौल थाने क्षेत्र में यानी कि गहरौल थाना में दर्ज होगा। ऐसे ही उस माँ को 15 दिनों तक दौड़ाया जाता है। 15 दिन बीत जाता है, उसके बावजूद भी गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है और उस माँ को दौड़ाते रहते हैं। 1.5 महीना बीत जाता है। उसके बाद 1.5 महीने बाद जब मजदूर काम करने के लिए खेत में जाते हैं तो पड़ोस के ही खेत में एक मक्का का खेत होता है और उसी खेत से काफी ज्यादा बदबू आ रहा होता है। जब मजदूर उस खेत के करीब जाते हैं, उस खेत के अंदर जाते हैं तो उस खेत में काफी बड़ा एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे से काफी ज्यादा बदबू आ रहा होता है। वहां पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पे कोई सज्जन व्यक्ति होता है और वो थाने में यानी फोन लगा के सारी बातें बता देता है। वहां भी पुलिस टाइम पे मौजूद नहीं हो पाते हैं। 112 को फोन किया जाता है, भगवानपुर थाने को फोन किया जाता है और फिर गहरौल थाने को भी फोन किया जाता है। पुलिस वाले वहां पे पहुंचते तो हैं लेकिन उस गड्ढा को खोदने का नाम नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि कुछ होगा, आप लोगों से क्या मतलब है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, इसमें कुछ नहीं है, कुछ दबा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब गांव वाले लगते हैं थाने वालों को फोर्स करने की नहीं यहाँ पे खुदाई कीजिए, यहाँ पे जरूर कुछ है, इसीलिए इतना ज्यादा बदबू मार रहा है। गांव वालों के फोर्सफुली व्यवहार की वजह से जब उस गड्ढे की खुदाई होती है तो वो सच सामने आता है जिसके देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से एक बॉडी निकलती है और वो बॉडी होती है एक मासूम लड़की की। जो लड़की संजना होती है उसके परिवार वालों को जो पता चलता है जबकि वहां पे एक बॉडी बरामद हुई है मक्के के खेत से, तो उसके परिवार वाले आनन फानन उस मक्के के खेत में आ जाते हैं और संजना की छोटी बहन पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे दिखाइए कि आखिर वो लड़की कौन है। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की की बात नहीं मानते हैं, एक नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, तुमने FIR दर्ज कराया है तो तुम रिपोर्ट दिखाओ, कोई कॉपी दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगी कि ये लड़की कौन है। लेकिन ये तुम्हारी बहन नहीं है, तुम अपने घर जाओ और तुम अपना काम करो, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये पुलिस का काम है। वो लड़की काफी गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि ये मेरी बहन है, एक बार मुझे दिखाओ तो सही, मेरी बहन भी गुम हुई है। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की का बात नहीं मानते हैं और उस लड़की को दिखाने का नाम ही नहीं लेते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। तभी संजना की बहन को एक दुपट्टा मिलता है मक्के के खेत से और वो दुपट्टा किसी का नहीं, उसकी बहन संजना का ही होता है। वो काफी रोने लगती है और पुलिस वालों को धक्का देकर वहां पे जाके देखती है तो वो कोई और नहीं, उसकी बहन ही होती है। वो चीख चीख कर रोने लगती है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि पुलिस वाले संजना की बहन को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होता है, वहां पे एक ATM भी होता है, पासबुक भी होता है। संजना बोलती है कि मुझे मेरी बहन की इस बैंक का पासबुक है, आप लोग देखिए उसके फाइल में है या नहीं है। पुलिस वाले दूसरे किसी बैंक का नाम बताते हैं जबकि पासबुक किसी और बैंक का होता है। यहाँ भी पुलिस वाले इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये मैं नहीं संजना की बहन बता रही है। जब ये मामला मीडिया में आने लगा, मीडिया वाले जाकर वहाँ जमीनी स्तर पे सच्चाई दिखाने लगे, पुलिस वाले के करतूत दिखाने लगे, तो ये मामला पूरे बिहार में मिट्टी के तेल की तरफ फैल गया और बिहार के कई सांसद, कई नेता संजना के परिवार से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। इस मामले की जांच होने लगता है। संजना के परिवार वाले ये बताते हैं कि बगल में उनके चाचा का एक बेटा होता है जिसका नाम रूपेश कुमार होता है। रूपेश कुमार संजना के घर एक भाई के तौर पे आते जाते रहता था, उसके सगे चाचा का बेटा था और कोई भी काम होता था तो संजना के परिवार वाले उसे अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह कोई काम बोल देते थे, वो करता था। लेकिन उसके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ था। वो चाहता था कि संजना के साथ मैं गलत काम करूं, उसके साथ मैं गलत रिलेशन में रहूं। संजना की छोटी बहन बताती है कि जब वो हम लोगों पे गलत गलत इल्जाम लगाने लगा, गलत निगाह से देखने लगा, गलत गलत बातें हम लोगों से करने लगा तो हम लोग उसे राखी बांधते थे। लेकिन 2 साल पहले राखी बांधना छोड़ दिए क्योंकि वो भाई नहीं था, वो किसी और नजर से हम दोनों बहनों को देखता था। संजना की बहन ये भी बताती है 27 मई 2025 के दिन
रूपेश कुमार मेरी बहन को किडनैप कर लेता है और 4-5 लोगों के साथ उसके साथ बेरहमी से बलात्कार करता है, उसके बदन को नोचता है और उसके बदन के साथ कहें तो ऐसा घिनौना कृत्य करता है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके बावजूद भी उस पर रहम नहीं खाता है और उसके बॉडी को नोच नोच कर जब वो मौत की नींद सो जाती है, जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, तब संजना को वो मिट्टी में यानी मक्के के खेत में लाता है और जमीन खोद कर उसे गाड़ देता है। संजना के परिवार वालों का ये आरोप है कि हत्यारा कोई और नहीं, उसके चाचा का बेटा रूपेश कुमार है। जब भी मेरी बहन कॉलेज जाती थी तो वो उसका पीछा करता था और पीछे से गंदी गंदी बातें करता था, गंदी गंदी इशारा करता था। मेरी बहन यानी कि संजना वो अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताई थी, लेकिन घर पे ये सब बातें संजना नहीं बताती थी, मेरी बहन नहीं बताती थी और इसी वजह से उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। संजना की बहन ये भी बताती है कि अगर 15 दिनों तक पुलिस वाले मेरी माँ को थाने का चक्कर नहीं लगवाए होते और पुलिस वालों के पास जब मेरी माँ पहुंची थी उसी टाइम रिपोर्ट दर्ज करके अगर मेरी बहन की खोजबीन चालू हो गया होता तो मेरी बहन आज सुरक्षित होती। मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की लापरवाही के बदौलत आज इस दुनिया में नहीं है। इस क्राइम ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया है, क्योंकि बिहार के सांसद पप्पू यादव संजना के परिवार वालों से मिलने चले जाते हैं। उसके बाद ये मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है, मीडिया वालों को तांता लग जाता है और बिहार सरकार भी इस मामले पे नजर डालने लगती है और गहराई तक जाकर इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए संजना को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।